हेलो। हमने फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन में दो लॉज करे थे न्यूटन के। पहला लॉ करा था, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन करा था, लॉ ऑफ इनर्शिया। बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट एंड बॉडी इन मोशन विल रिमेन इन मोशन अनलेस सम एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। और आपको ये बताया था द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी टू रिमेन इन इट्स ओरिजिनल स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया। दैट इज व्हाई न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। फिर हमने बात करी न्यूटन के सेकंड लॉ की। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है? फोर्स अप्लाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी। जितना हम ज्यादा फोर्स लगाएंगे किसी बॉडी पे उतनी ज्यादा ही उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। तो इससे हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया F = mv/a। अब है न्यूटन का थर्ड लॉ। न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। Newton's third law states that to every action there is equal and opposite reaction. But जो हमें ध्यान रखना है कि this action and reaction they occur on two different points. अगर आप किसी लेक में बोट में घूमने के लिए जाते हो तो जब उस बोट से आप वापस आते हो लैंड की तरफ, तो जब बोट से आप उतरते हो क्या होता है? बोट पे पैर रख के आप लैंड पे पैर रखते हो तो क्या होता है? आप तो लैंड पे आ जाते हो लेकिन बोट थोड़ी सी पानी में पीछे चली जाती है। तो दिस इज एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन। और दूसरा क्या है? वर्किंग ऑफ अ रॉकेट। रॉकेट में जो है गैसेस जो है नीचे की तरफ जाती है लेकिन रॉकेट जो है वो ऊपर की तरफ जाता है। ठीक है। ऐसे अगर आप किसी बैलून में हवा भरो और उसको छोड़ दो तो फुर करता हुआ ऐसे घूमेगा। क्यों? क्योंकि हवा उसमें से नीचे जा रही है और बलून आगे पीछे ऊपर नीचे जा रहा है। तो कहता है न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है टू एवरी एक्शन देयर इज ऑपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन एंड माइंड यू दिस लॉ इज एप्लीकेबल एवरीवेयर। दिस लॉ इज एप्लीकेबल एवरीवेयर। आगे जाके आप ग्रेविटेशन का चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें आप ये पढ़ोगे कि अगर हम किसी एप्पल को ऊपर फेंकते हैं तो जिस फोर्स के साथ अर्थ उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है उसी फोर्स के साथ एप्पल भी अर्थ को अट्रैक्ट करता है। लेकिन एप्पल वापस आता है अर्थ की तरफ, अर्थ ऊपर नहीं आती एप्पल की तरफ। इसके एक्सप्लेनेशन आप पढ़ोगे ग्रेविटेशन के चैप्टर में, लेकिन उसमें भी न्यूटन थर्ड लॉ अप्लाई होता है। तो एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर हम चलते हैं सड़क पे तो उस पर भी लॉ अप्लाई होता है। व्हेन वी वॉक ऑन द रोड वी पुश द रोड and the road pushes us forward। ठीक है ना? आप अगर खड़े हो तो खड़े तो नहीं चल सकते ना। खड़े चलने के लिए आपको क्या लगाना पड़ता है? फोर्स। तो जब आप फोर्स लगाते हो जमीन पे तो उतना ही फोर्स जमीन आप पे लगाती है जिससे आप आगे चल सकते हो। तो न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है? टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन एंड माइंड यू दिस एक्शन एंड रिएक्शन अकर एट टू डिफरेंट बॉडीज। एक बॉडी में नहीं होता है। ठीक है। तो न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है? टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन। तो माइनस का साइन क्या शो कर रहा है? इक्वल का साइन तो ये शो कर रहा है कि एक्शन और रिएक्शन इक्वल है, लेकिन माइनस का साइन क्या शो कर रहा है? कि रिएक्शन जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में है। अब हम बात करेंगे मोमेंटम की। मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ, मोमेंटम को रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल B से। Momentum is the product of mass and velocity, and momentum is responsible for impact. Momentum is responsible for impact. Impact का मतलब क्या है? अगर आप बहुत जोर से किसी चीज को हिट करते हो तो थोड़ी आपको यहाँ पे बहुत पेन महसूस होती है। That is the impact, असर। तो for a very short period of time जो फोर्स का असर है उसको कहते हैं, ये क्या है? इम्पैक्ट। और इम्पैक्ट डिपेंड्स अपॉन द मोमेंटम ऑफ द बॉडी। मोमेंटम ऑफ एनी बॉडी इज इक्वल टू इट्स मास इनटू इट्स वेलोसिटी, व्हिच मींस अगर कोई बॉडी स्टेशनरी है
तो उसका मोमेंटम भी क्या होगा, जीरो। स्टेशनरी बॉडी का मोमेंटम जीरो कैसे हो गया, क्योंकि p इज इक्वल टू m, वेलोसिटी जीरो है स्टेशनरी बॉडी की, तो मोमेंटम भी क्या होगा, जीरो। तो मोमेंटम जो है दो चीजों पे डिपेंड करता है। मोमेंटम डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ द बॉडी एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। और मोमेंटम का ऐसा यूनिट है मास के लिए किलोग्राम और वेलोसिटी के लिए मीटर पर सेकंड। तो ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम इज किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अभी मैंने बताया कि मोमेंटम से ही इंपैक्ट डिसाइड होता है। जिस बॉडी का मास कम है लेकिन वेलोसिटी बहुत ज्यादा है तो उसका भी इंपैक्ट बहुत ज्यादा होगा। जिस बॉडी की वेलोसिटी कम है लेकिन मास बहुत ज्यादा है तो उसका इंपैक्ट भी ज्यादा होगा। इसका आपको डेली लाइफ एग्जांपल देते हैं। जब आपको मम्मी, आप छोटी मोटी शरारत करते हो तो मम्मी आपको पुचकार के ऐसे करती है, तो जो हाथ है मम्मी का उसका मास तो वही है, लेकिन आपका जो ऐसे कर रही है मम्मी तो आपको ज्यादा दर्द नहीं होता, ठीक है, क्योंकि उस केस में वेलोसिटी क्या है, कम। लेकिन जब किसी यूनिट टेस्ट की कॉपी आपको मिल गई है उसमें नंबर भी आपके कम है और वो आप कई दिनों से मम्मी से छुपा रहे हो, और जिस दिन वो मम्मी के हाथ में कॉपी लग जाती है तो वही जो हाथ है वो झंगाटेदार थप्पड़ पड़ता है मुंह पे, और जब वो मुंह पे पड़ता है तो क्या होता है, दिन में भी तार नजर आ जाते हैं। उसका रीजन क्या हुआ, मास तो वही था हाथ का लेकिन वेलोसिटी क्या हो गई, ज्यादा। मास वही था लेकिन वेलोसिटी क्या हो गई, ज्यादा, तो मोमेंटम भी क्या हो गया, ज्यादा। तो मोमेंटम मींस इट डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर किसी मास को हम ना बढ़ाएं लेकिन उसकी वेलोसिटी को काफी गुना इंक्रीज कर दें तो उसका मोमेंटम या उसका इंपैक्ट क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा। एक और ऑब्जर्वेशन मैंने आपको एग्जांपल दूंगा। मान लीजिए किसी कमरे में एक फैन है और वो फैन बंद है और थोड़ी दूर से कोई बर्ड आती है उड़ती हुई और इस फैन पे आके बैठ जाती है। फैन पहले स्टेशनरी पोजीशन में था लेकिन बर्ड किस में थी, मोशन में थी। स्टेशनरी पोजीशन में फैन था, फैन बंद था, फैन चला नहीं हुआ था, लेकिन जैसे वो बर्ड उसके ऊपर आके बैठेगी तो बर्ड क्या होगी, स्टेशनरी। लेकिन आप देखोगे कि फैन में थोड़ा थोड़ा मोशन आ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, पहले फैन का मोमेंटम जीरो था लेकिन बर्ड का मोमेंटम था, क्योंकि फैन स्टेशनरी था लेकिन बर्ड जिस में थी, मोशन में। लेकिन जैसे बर्ड फैन में बैठी तो क्या हुआ, बर्ड का मोमेंटम जीरो हो गया लेकिन फैन में मोमेंटम आ गया, फैन धीरे धीरे हिलना शुरू हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, बर्ड ने अपना मोमेंटम सारा किस में कन्वर्ट कर दिया, फैन में। तो दिस इज नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। दिस इज नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये कहता है कि अगर दो बॉडीज हैं, दोनों में से कोई एक मोशन में है या दोनों बॉडीज मोशन में है और वो आपस में कोलाइड करती हैं, तो उस केस में टोटल मोमेंटम ऑफ बोथ द बॉडीज बिफोर द कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम ऑफ द बॉडीज आफ्टर द कोलिजन। Let us say there is one body whose mass is m1, whose initial velocity is v1, and after collision its velocity becomes v1. मास है m1, इनिशियल वेलोसिटी है u1 और फाइनल वेलोसिटी है v1। और एक दूसरी बॉडी है m2 जिसकी इनिशियल वेलोसिटी है u2 और फाइनल वेलोसिटी है v2। और हम ये मान के चल रहे हैं कि पहली बॉडी दूसरी बॉडी को स्ट्राइक कर रही है, तो m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। m1 u1 क्या हुआ, इनिशियल मोमेंटम ऑफ द फर्स्ट बॉडी। m2 u2 क्या हुआ, इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सेकंड बॉडी। अब सवाल ये पैदा होता है इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम क्या हुआ। हमने मोमेंटम की डेफिनेशन की थी विद द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो जब मास को किसी, अगर हमें एक मास दिया और एक वेलोसिटी दिया तो मोमेंटम की एक ही वैल्यू आएगी। लेकिन अगर हमें एक मास के साथ दो अलग अलग वेलोसिटीज दी हैं तो पहली वेलोसिटी क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी, और दूसरी वेलोसिटी क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी। तो उस केस में उस बॉडी की दो मोमेंटम्स आ जाएंगे। जब मास को आप इनिशियल वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो इनिशियल मोमेंटम आएगा
जब उसी बॉडी के मास को उसी बॉडी की फाइनल वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनल मोमेंटम आ जाएगा। तो इसका मतलब सम ऑफ द इनिशियल मोमेंटम ऑफ द फर्स्ट बॉडी एंड द इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सेकंड बॉडी बिफोर कोलिजन, इससे पहले को आपस में टकराए, इज इक्वल टू सम ऑफ फाइनल मोमेंटम ऑफ द फर्स्ट बॉडी एंड फाइनल मोमेंटम ऑफ द सेकंड बॉडी, व्हिच मींस मोमेंटम कंजर्व हो गया, मोमेंटम जो है डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, मोमेंटम की वैल्यू कम नहीं हुई। जितना मोमेंटम कोलिजन से पहले था, जितना टोटल मोमेंटम बॉडीज का आपस में टकराने से पहले था, उतना ही टोटल मोमेंटम बॉडीज का आपस में टकराने के बाद भी है। और अगर मान लो ये बॉडीज दोनों आपस में कंबाइन हो गई, अगर दोनों बॉडीज आपस में पहले कंबाइन नहीं थी, लेकिन अगर दोनों बॉडीज आपस में कंबाइन हो गई तो फिर उस केस में दोनों का मास क्या हो जाएगा कंबाइन, और दोनों की एक जैसी वेलोसिटी आएगी। इसका एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे कोई बाइसाइकिल खड़ी है और आप भागते भागते आते हो और बाइसाइकिल पे चढ़ जाते हो, तो जब आप उस बाइसाइकिल पे चढ़ जाओगे तो आप तो स्टेशनरी हो गए, लेकिन बाइसाइकिल क्या हो गई, चलनी शुरू हो गई। ठीक है, तो इस केस में बाइसाइकिल और बॉडी क्या हो गई कंबाइन, तो उन दोनों की कंबाइंड वेलोसिटी निकलेगी इस फॉर्मूले से। लेकिन ये बेसिकली क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, अगर दो बॉडीज में से कोई एक बॉडी मूविंग है और वो किसी स्टेशनरी बॉडी को जाके हिट करती है, या दोनों बॉडी मूविंग है और दोनों बॉडीज आपस में कोलाइड करती हैं, तो जो टोटल मोमेंटम था उन दोनों का कोलिजन से पहले वो बराबर होगा टोटल मोमेंटम उन दोनों का कोलिजन के बाद। तो हमने मोमेंटम के बारे में भी पढ़ा, और एक मैंने आपको बताया था जब लॉ ऑफ इनर्शिया के बारे में बात करेंगे तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है, इट इज अ नेगेटिव फोर्स व्हिच अपोजेस द फोर्स बिटवीन टू बॉडीज। पहले चैप्टर में आपने एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा था। एक्सेलरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, तो इस एक्सेलरेशन के फॉर्मूले के बेस पे और एक फोर्स का फॉर्मूला हमने पढ़ा था m into a, where m is the mass of the body and a is the acceleration। तो इसके बेस पे एक चीज हम समझने की कोशिश करते हैं। आप में से जो लोग क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट में जब हमें कैच करनी होती है बॉल को, तो हम बॉल के अगेंस्ट जाके उसको कैच नहीं करते, हम बॉल की डायरेक्शन में उसको कैच करते हैं। The fielder has to move his hands backward to catch a ball। और अगर हम बॉल की डायरेक्शन के अगेंस्ट जाके उसको कैच करेंगे तो काफी चांसेस है कि वो बॉल हमारे हाथ से गिर जाए। इसके पीछे भी साइंस है। कैसे, देखिए, मान लीजिए इनिशियल वेलोसिटी बॉल की क्या है 30 मीटर पर सेकंड, और क्योंकि जब हमने उस बॉल को कैच कर दिया तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, 0। और ऐसा करने में पहले केस में टाइम हमारा क्या लगा, 1 सेकंड, जब हम ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। जब हम बॉल की ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे then the velocity of the ball will become 0 suddenly, अचानक 0 हो जाएगी। तो उस केस में a क्या हुआ, a हुआ 0 माइनस 30/1, a हो गया माइनस 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारा पहला केस था। और दूसरा केस है कि हम बॉल की डायरेक्शन में जा रहे हैं, जिस डायरेक्शन में बॉल जा रही है उसी डायरेक्शन में अपना हाथ हम लेके जा रहे हैं, तो उस केस में जो वेलोसिटी के 0 होने का टाइम है वो बढ़ जाएगा। तो इनिशियल वेलोसिटी तो 30 थी, और क्योंकि बॉल को हमने रोक लिया तो फाइनल वेलोसिटी क्या हुई, 0। लेकिन क्योंकि हम डायरेक्शन और बॉल की डायरेक्शन में जा रहे हैं, हम अपने हाथ को पीछे लेके जा रहे हैं डायरेक्शन और बॉल की में, तो टाइम पहले 1 सेकंड में बॉल रुकी थी, अब कितने में रुकी, 2 सेकंड में। तो एक्सेलरेशन क्या हो गई, 0 माइनस 30/2, तो अब हो गई माइनस 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जब एक्सेलरेशन कम हो गई, पहले एक्सेलरेशन क्या थी 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अब एक्सेलरेशन क्या हो गई 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका मतलब मास की वैल्यू को ज्यादा वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे तो फोर्स ज्यादा होगा,
बॉल के मास को अगर कम वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे तो फोर्स क्या होगा, कम। विच मीन्स अगर आप बॉल की डायरेक्शन के अगेंस्ट जाके उसको कैच करते हो तो बहुत जल्दी उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी और टाइम कम हो जाएगा तो एक्सीलरेशन बढ़ जाएगी, तो उससे फोर्स भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि फोर्स क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ द बॉल एंड एक्सीलरेशन। और जब फोर्स बढ़ेगा तो क्या होगा, दो चीजें होंगी, एक तो ये आपके हाथ को हर्ट करेगा और दूसरी बात है, ये जरूरी है, हो सकता है कि उसी फोर्स की वजह से बॉल आपके हाथ से छूट के नीचे गिर जाए। लेकिन जब आप बॉल की डायरेक्शन में ही अपने हाथ पीछे मूव कर रहे हो, द फील्डर विल मूव हिज हैंड्स बैकवर्ड, तो वेलोसिटी को जीरो होने में अधिक समय लगेगा और जितने अधिक समय में वेलोसिटी जीरो होगी एक्सीलरेशन की वैल्यू उतनी क्या हो जाएगी, कम, क्योंकि डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा, न्यूमरेटर तो वही है, तो डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी, कम। तो अगर एक्सीलरेशन कम हो गई तो फोर्स भी क्या हो जाएगा, कम। तो इसलिए द फील्डर मूव्स हिज हैंड्स बैकवर्ड व्हेन इट कैचेस द बॉल टू रिड्यूस द फोर्स। अब इस चैप्टर के आपके न्यूमेरिकल्स रह गए हैं, न्यूमेरिकल्स हम करेंगे लाइव क्लास में। टिल देन गुड बाय, और ये पढ़ लीजिएगा अच्छे से बुक में से। बाय बाय एवरीवन।